हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्य काल के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की मौर्य काल के सामान्य परिचय के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, मैग्निस्ट की इंडिका पुस्तक के बारे में तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक महान के प्रमुख कार्यों या उसके उपनामों जो कि इस कारण वो प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखक इसे अमित्रोकेडिज कहते थे, जिसका दोस्तों अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ओके दोस्तों, यहाँ से ये प्रश्न हमेशा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि शासक को अमित्रघात के नाम से जाता या अमित्रोकेडिज के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये बिंदुसार को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, सीरिया के सम्राट एंटियोकस फर्स्ट और डायमेकस तथा मिस्र के शासक टोलमी ने फिलाडेल्फस ने डायनियस को राजदूत के रूप में भेजा। दोस्तों, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। सीरिया के सम्राट जो कि एंटियोकस फर्स्ट ने किसने भेजा? डायमेकस तथा मिस्र के शासक टोलमी ने फिलाडेल्फस ने डायोनियस नाम के राजदूत को बिंदुसार के शासक के रूप में या राजदूत के रूप में भेजा। दोस्तों, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि बिंदुसार के समय 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान दोस्तों खलाटक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अशोक महान के बारे में। दोस्तों, बिंदुसार के बारे में आपको अमित्रोघात के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। और 500 सदस्यों वाली जो मंत्री परिषद थी, उसमें आपको खलाटक नाम की उसका प्रधान होता था, उसको आप याद रखने। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मौर्य काल में, जिसमें प्रमुख योगदान अशोक महान का माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बनेंगे। दोस्तों, अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था। ओके दोस्तों, उसके उपनाम आपको याद रखने हैं। देवनाम पीरे दसी। दोस्तों, इसके दो उपनाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद में उसके भाई के परिचय के बाद में आपको याद रखने हैं। तीस में सुशी में विक्ताशोक उसके भाई थे और उसकी पत्नी दोस्तों महादेवी और करुवाकिका जो कि सबसे प्रिय पत्नी थी, ये आपको याद रखनी है। और उसके बाद उसकी पुत्री संघमित्रा और चारुमती थी, और चारुमती का विवाह नेपाल के राजा देवपाल के साथ किया गया, यह आपको याद रखने हैं। दोस्तों, ये तो उसका परिचय के बारे में था। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, वो यहाँ से बनेंगे। दोस्तों, कलिंग का युद्ध। दोस्तों, कलिंग जो कि महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश है, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। वहाँ पर अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व युद्ध किया, जो कि 13वें शिलालेख में इसका या अभिलेख में इसका उल्लेख है। दोस्तों, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। कौन सी नदियों पर? महानदी और गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित है। और अपने 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों उसकी राजधानी तोसली स्थापित हो गई। ओके दोस्तों, कलिंग दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और उस समय उसका शासक नंदराज कलिंग का राजा था। वहाँ पर हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वहाँ पर युद्ध हुआ। और उसका अंतिम शासक या उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। इस युद्ध में बाद अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। जब इस युद्ध में भयंकर नसरा हुआ दोस्तों, तो वहाँ पर अशोक का मन भावुक हो उठा और इस भेरी घोष के स्थान पर उसने धम घोष को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव का उपासक था। बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और तथा उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के नाम से व्यक्ति से ग्रहण की ली। ओके दोस्तों, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, जब कलिंग के समय युद्ध हुआ तो अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव का उपासक, शिव की पूजा करता था
और बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नाम के व्यक्ति से ग्रहण की। अशोक ने त्रिरत्नों में आस्था या प्रकट की जिसके नाम थे बुद्ध धम्म और संघ। दोस्तों ये बुद्ध और धम्म संघ ये बौद्ध अशोक के त्रिरत्न माने जाते हैं। अब बात करते हैं अशोक का धम्म क्या है। धम्म दोस्तों प्रजा के कल्याण के लिए आचारों की सहायता प्रस्तुत करने को ही धम्म कहते हैं, जिसका उल्लेख 13 शिलालेख में मिलता है। दोस्तों धम्म उसे कहते हैं जो प्रजा के कल्याण के लिए होते थे, प्रजा के कल्याण के लिए जो नियम होते थे उसे धम्म कहते थे। अशोक ने ही धम्म नीति में जियो और जीने दो के सिद्धांत दिया था। दोस्तों यह आपको याद रखना है, जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया? अशोक महान ने। उसके बाद में दोस्तों अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तथा वहां के राजा तिष्य, दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, तिष्य ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण कर ली या धारण कर ली। दोस्तों श्रीलंका किसने भेजा? अशोक ने। किसको? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और वहां पर श्रीलंका का राजा कौन था? तिष्य। और वहां पर अशोक के नाम पर ही उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व किया, जिसके अध्यक्ष थे मोंगलीपत तिसम नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है, अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष थे मोंगलीपत तिसम नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। इस संगीति में क्या हुआ दोस्तों? इस संगीति में तृतीय पिटक जो कि अभिधम पिटक था, इसे जोड़ के तीनों पिटकों को त्रिपिटक नाम दिया गया। दोस्तों इससे पहले 2 पिटक थे जिसका नाम था सूत पिटक और विनय पिटक, जो कि बौद्ध धर्म के पिटक थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक को जोड़ दिया गया और उसको नाम दिया गया त्रिपिटक, जिसमें अभिधम पिटक को जोड़ दिया गया। इसलिए त्रिपिटकों की संख्या 3 होने के कारण इसे त्रिपिटक नाम दिया गया। उसके बाद राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी दोस्तों कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है। उसके अनुसार अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन नगरों की स्थापना की। ओके दोस्तों, यह आपको फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद में अशोक ने प्रशासन में क्या क्या सुधार किए, यह आपको याद रखने हैं। अशोक ने प्रशासन में पितर सिद्धांत को जोड़ दिया तथा धौली अभिलेख में उन्हें कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। दोस्तों अशोक ने यह कहा कि प्रशासन में पितर सिद्धांत ने पिता को प्रमुख स्थान दिया तथा धौली अभिलेख में कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। उसके बाद अशोक के कुछ अभिलेख दोस्तों आपको याद रखने। दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्रह्म लिपि में या और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ओके दोस्तों, यह आपको याद रखना है। दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद मुख्य रूप से 3 लिपियों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। उसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म लिपि, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु ये आपको याद रखने। वैसे तो अशोक महान के सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों खरोष्टी लिपि जो कि मनसेरा हजरा जो कि पाकिस्तान में अंदर स्थित है और शाहबाज गढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर अभिलेख प्रमुख मिले हैं जो कि खरोष्टी लिपि से संबंधित है। उसके बाद ग्रीक और अरमाइक लिपि के दोस्तों साक्ष्य लमखान अभिलेख से मिले हैं जो कि अफगानिस्तान जिले के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेखों के निम्न भाग। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेखों के बारे में। शिलालेख क्या होते हैं दोस्तों? जो पहाड़ों की शिलाओं पर जो लिखित कार्य किया जाता है उसे शिलालेख कहते हैं, जिसमें हमें अशोक के बारे में मनसेरा और शाहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान से हमें शिलालेख मिलने उसमें अशोक के बारे में पता चलता है। कालसी जो कि उत्तराखंड है, गिरनार जो कि गुजरात है, धौली या जोगढ़ जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, वहाँ पर हमें बड़े शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
उसके बाद में दोस्तों उसके प्रथम व्रत पहले बड़े शिलालेख में हमें पता चलता है कि उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और दूसरे शिलालेख में उसने कहा कि महान समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 13वें शिलालेख में उसने कलिंग विजय व धम्म नीति को अपनाया था। कलिंग विजय के बारे में हमें कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार दोस्तों उसने 14 बड़े शिलालेख मिले जिसमें हमें अशोक के बारे में पता चलता है। हमने दोस्तों 3 शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ओके दोस्तों, सबसे पहले प्रथम और दूसरा और 13वें शिलालेख जो कि महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हम बात करते हैं लघु शिलालेख, छोटे शिलालेख जो कि मास्की, गुजरा, उदयगोलम और नंठूर जो कि लघु शिलालेख है, जिसके बारे में अशोक मान के बारे में चर्चा मिलती है। दोस्तों यह आपको बिंदु याद रखने, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो कि मैंने शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद में स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी संख्या 207 है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोहरिया, अरेराज, रामपुरा, प्रयाग, इलाहाबाद जो कि स्तंभ लेख माने जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों लघु स्तंभ लेख जो कि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, प्रमुख कौशाम्बी अभिलेख में, जिसमें रानी कारुवाकी का उल्लेख है, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखने। इसके बाद में दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला माना जाता है। पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, जो कि पाटलिपुत्र का लैटिन नाम आपको याद रखना है, पालीबोथ्रा था। दोस्तों ये आपको नाम याद रखना है, पाटलिपुत्र का लैटिन नाम पालीबोथ्रा था। वह द्र मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की तथा शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्र था, जिसकी हत्या उसके सेनापति ने की, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना की। ओके दोस्तों, ये था कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट जिसके बारे में हमने आज अशोक के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, बिंदुसार के बारे में प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा की। दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।